वेलकम प्रोटीन्स। आपके मैट्रिक का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और टाइम कम है। अब आपको जो है प्रैक्टिस शुरू कर देनी है और बिल्कुल आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर का फिर से जो है 41 क्वेश्चन्स लेके आया हूँ। यहाँ पर ये 2021 में पूछे गए थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपको पैटर्न पता चलता है। मैं कहूँगा आपसे कि मेरे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना करके बाज़ाब्ता तौर पर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो है ऑलरेडी वीडियो डाले जा चुके हैं। आप सभी देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प होगा अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो है आपको मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीशियम और आयरन, है ना? ये दोनों जो है लाल रक्त कण में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, जिसका लाइफ जो है 120 दिन होता है, ठीक है? और डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन होता है, ठीक है? लाइफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो लिखा हुआ है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नरम लोहे का इस्तेमाल होता है। वैसे चुंबक बनाने के लिए जो है जो हम लोग आर्टिफ़िशियल चुंबक बनाते हैं, उसमें इस्पात या का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ख़ास करके विद्युत चुंबक की बात की गई है, तो उसमें हम लोग नरम लोहे का सही ऑप्शन देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी चालक तार से विद्युत प्रवाह धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण क्या है? मतलब कौन-सा कण जो है गति करता है? तो बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, जिसके माने चार्ज होते हैं, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पहुँचाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डी नंबर में आप ऑप्शन देख सकते हैं। और 43 क्वेश्चन नंबर है कि ओम का नियम क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और V बराबर IR इसका आंसर है। आप जो है ज़रूर जो है इस नियम को याद कर लीजिएगा और इसको देख कर के जाइएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? ये भी क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है। मुझे लगता है कि अगर तब 20 एग्ज़ाम होंगे, अब तक तो 10 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। विभवांतर का मतलब वोल्टेज होता है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है? याद रखिएगा इस बात को। एम्पीयर आपको मालूम ही होगा करंट का, है ना? एम्पीयर, उसके अलावा जूल, वाट सब आपको याद करने हैं। क्या है ना कि कुछ भी पूछा जा सकता है। सब एक ही चैप्टर से है वैसे। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखो एमीटर में करंट को नापा जाता है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगी, तो करंट को नापना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसका प्रतिरोध क्या होता है, छोटा होता है या बहुत छोटा आप कह सकते हो, ठीक है? छोटा से भी अच्छा होगा, बहुत छोटा यानी बहुत कम प्रतिरोध होता है उसमें, ताकि एकदम अच्छे से करंट पास होगा, तो ना सही-सही करंट को मेज़र कर सकेगा, वो खुद ही करंट को डिस्टर्ब कर देगा ये जो मशीन है, तो क्या सही-सही नापेगा कितना करंट पास हो रहा है? तो कुल मिलाकर के बात ये है कि प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु से बना होता है? पहला जो ऑप्शन है तांबा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नाइक्रोम आपको डराने के लिए दिया है मतलब स्टूडेंट जो है इससे भटक जाएँगे, नाइक्रोम सुना-सुना लगेगा और ऑप्शन लगा देंगे। ज़ाहिर-सी बात है, नाइक्रोम का इस्तेमाल जो है आपको हीटर और आयरन वगैरह में किया जाता है। ये एक तरह का मिश्र धातु है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वो होगा टंगस्टन जो आपको डी नंबर पे जो है दिया गया है। ठीक है? टंगस्टन जो है फिलामेंट आपने सुना भी होगा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? भाई रियोस्टेट जो है बेसिकली क्या है मालूम है आपको? मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा रजिस्टर यानी एक ऐसा प्रतिरोध जो कम-बेशी किया जा सकता है। बोले तो इसको हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या चेंज हो सकता है ऑटोमेटिक। तो ये धारा परिणाम में वृद्धि या कमी कर सकता है। ये ऑप्शन आपको जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या? कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया है। आवेश बोले तो चार्ज का तो चार्ज का सबको मालूम होता है, कूलम होता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के लिखा हुआ है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन-सा भाई? अरे वाह! ये सवाल तो न जाने कितनी बार पूछा गया है। अवतल दर्पण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? कनकेव मिरर क्योंकि उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है और दाढ़ी बनाने के लिए हमको बड़ा करके देखने की ज़रूरत होती है, समतल दर्पण में बराबर बनता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या? श्वेत प्रकाश अ, वर्णक्रम में ये प्रकरण हो सकता है शायद, ठीक है? किस रंग का विकिरण किरण जो है विचलन अधिक होता है? भई सबसे अधिक तो बैगनी ही पीनाला, तो सबसे ज़्यादा बैंगनी का होगा जो आपको डी नंबर में देखने को मिल रहा है, ठीक है? सबसे ज़्यादा बैंगनी का होगा, उसके बाद अ, बैजानीह नीह पीनाला, ठीक है? इस तरीके से, तो आप याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है समतल दर्पण की फ़ोकस दूरी कैसी होती है? भाई समतल दर्पण बोले तो घर पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अनंत फ़ोकस दूरी है, उसका कोई फ़िक्स फ़ोकस दूरी
नहीं है, अनंत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? भाई, मैं आपको वैसे तो बता दूँ कि ये तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे ये गुण होता है, लेकिन आपको मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। है ना? ये आप देख सकते हो अभी, ठीक है? ये देखो। इसमें आप जब ये देखो, ये वाले फ़ोटो में देख सकते हो कि आपके बराबर जितना वस्तु था, है ना? ये जितना वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, ठीक है इसका? तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर है और ये कहाँ पर रखा गया देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। बाकी आप सभी थोड़ा-थोड़ा देख लीजिएगा क्या पता कौन-सा अगली बार पूछ दे, ठीक है? और ये देखिए कन्वेक्स में यानी उत्तल में सिर्फ़ एक ही जो है बनता है वो भी सीधा और अवास्तविक और छोटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है? यहाँ पे है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? भाई तारा जो टिमटिमाता है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ना कि परावर्तन। देखो गलती करवाने के लिए बच्चों से दे दिया है, पहले में ही परावर्तन। ये कुल परावर्तन होता है इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शायद ये कह रहा है, ठीक है? वो तो होगा नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है क्या? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। देखिए ये थोड़ा-सा अजीब क्वेश्चन है, पता नहीं मतलब कैसे दे दिया या क्यों दे दिया? मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, पता नहीं शायद बुक में कहीं हो, मेरे नज़र से ना गुज़रा हो। देखिए दृष्टि का अस्थायित्व का मतलब जो मेरे मुझे लग रहा है ये होना चाहिए कि वैसे तो साइकोलॉजी के हिसाब से कि जो चीज़ आपके नज़र के सामने से गुज़र गया और आप ये बात समझ गए कि ये चीज़ जो अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन वो भी अभी है। मतलब भले ही मेरे सामने अभी फलाना चीज़ नहीं है, ताजमहल नहीं है, बट वो है। तो उसको बोलते हैं अस्थायित्व, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या है ना दृष्टि का अस्थायित्व, तो ये जो है आप कितनी देर में आप कोई चीज़ को देख लेंगे, आप कितनी देर में कोई चीज़ को देख लेंगे, उससे आपके ज़हन में उसका फ़ोटो बन जाएगा और वो जो है रुक जाएगा आपके ज़हन में। वो है 1/16 सेकंड आई थिंक, है ना? मैं बहुत हद तक इसमें श्योर नहीं हूँ, मैं आपको ये बात बता देता हूँ क्योंकि मैंने एनसीईआरटी किताब में अभी फ़िलहाल ये चीज़ नोटिस नहीं किया, मैं करूँगा तो बता दूँगा, वैसे यही ऑप्शन जो है तब तक के लिए सही मान के चलिए। अगला है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। भाई उत्तल दर्पण में एक ही किस्म का प्रतिबिंब ही बनता है, वो काल्पनिक ही बनता है, वो सीधा ही बनता है। अच्छा, उल्टा वाली बात तो खत्म ही हो गई, सीधा में ही कोई होगा लेकिन वो छोटा बनता है, तो आवर्धित मतलब बड़ा हो जाता है, आवर्धित नहीं हरासित बनता है, बोले तो छोटा बनता है, ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? भई आवर्धन बोले तो यू बाई भी, बाई यू, यू बाई भी बाई यू क्या होता है? भी बाई यू, यू बाई भी। भाई यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम दे दिए क्या? नहीं, 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 ये भी बाई यू है, ये यू बाई भी है, कौन-सा होगा? भी बाई यू ही होगा, ठीक है? और ये अवतल जो है और उत्तल के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो लेंस का आवर्धन का सूत्र है वो है, ठीक है? ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अवतल का पूछ रहा है या उत्तल का पूछ रहा है, ठीक है? दोनों के लिए सेम ही होता है, याद रखिएगा इस बात को। इस तरह से अगर इसमें मिरर में भी पूछेगा, तो उत्तल-अवतल के लिए अलग नहीं होता है, सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? संवहन बोले तो यहाँ से वहाँ चीज़ों को पहुँचाने वाला, तो फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, ये दोनों है, तो ये होगा बी और सी दोनों, ठीक है? अगला लिखा है कि प्रोटोज़ोआ उत्सर्ज्य पदार्थ निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोज़ोआ जो है, आपको विसरण द्वारा करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत आसान सा सवाल है भाई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत माने लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये शायद आपको मालूम ही होगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? मतलब हमारा ब्रेन का जो 3 हिस्सा है, उसमें से सेरिबेलम है, वो हमारा पश्च मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क ही कंट्रोल को बनाए रखता है। सेरिबरम जो है, ये अग्र मस्तिष्क है और अग्र मस्तिष्क जो है, सोचने का, याद करने का, तर्क का, रीज़निंग का, फीलिंग्स का, इमोशन का, ये सब के लिए ज़िम्मेदार है और क्रेनियम तो वो खोल है जो हमारे सर के ऊपर जो है ये कड़ा-सा हड्डी पाया जाता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? बेसिकली लड़के में और लड़कियों में 2 अलग-अलग किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं। लड़कियों में जो हार्मोन निकलता है वो आपको टेस्टोस्टेरोन है और लड़कों में नहीं, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में और एस्ट्रोजन जो है लड़कियों में। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ये दोनों जो है बदलाव के शारीरिक बदलाव के कारण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? भाई इतना आसान सवाल, 4 कोष्ठ होते हैं, आपको पता ही होगा। अलिंद, निलय, ठीक है, दायाँ-बायाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है, एक तरह का ऊतक है। कैसा ऊतक है? तो वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जोड़ने वाला ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
लिखा है कि जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था? भाई ये सवाल ऐसा है जो बच्चों को एकदम कन्फ्यूज़ करेगा क्योंकि मेंडल का नाम पहले दे दिया है। हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं जीन से रिलेटेड, है ना? वो इन्हीं लोगों से पढ़ी हैं, मेंडल, लेमार्क से रिलेटेड पढ़ी हैं, तो बच्चे इसमें गलती करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये जॉनसन साहब जो थे, उन्होंने जो है जीन शब्द को प्रस्तुत किया था। बेसिकली इसका पूरा नाम दानिश जॉनसन था, ठीक है? दानिश जॉनसन। 3 था इसमें पूरा नाम। देखें मेरे पास इसका कोई ये है क्या? यहाँ है ना? दानिश ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। दानिश बोटानिस्ट जॉनसन जो है बेसिकली इस चीज़ को जो है जीन शब्द का उत्पत्ति इन्होंने किया था। आगे की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ है जिन ये तो हो गया, ठीक है, दानिश जॉनसन ये हो गया। अगला है कि तैलीय कागज़ कैसा होता है? तो भाई पूरी तरीके से लाइट पास भी नहीं होता और पूरी तरीके से अपारदर्शक भी नहीं होता, यानी पूरा पारदर्शक अपारदर्शक दोनों नहीं है, तो पारभाषक है जिसमें हल्का-फुल्का लाइट पार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा मात्रक क्या होती है? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि उसमें दोनों मात्रक कैंसल हो जाते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा हुआ है क्या? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की सॉरी ये तो हो गया। लिखा हुआ है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न-भिन्न होती हैं। आपको पता होगा कि पानी में और हवा में एक जैसा नहीं होता है चाल, बहुत फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भिन्न-भिन्न होती हैं। अगला है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है या कम होती है? कम होती है। हाँ, वायु बोले तो एयर और निर्वात बोले तो वैक्यूम, ठीक है? तो वायु में जो है आपको कम होती है निर्वात से, ठीक है? वैक्यूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लेंस की मुख्य फ़ोकस कितनी होती है? लेंस में 2 फ़ोकस होते हैं भाई, मिरर में 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, विद्युत का अच्छा विद्युत का अच्छा जो है चालक है, क्या है भाई? लकड़ी, ना प्लास्टिक, ना कार्बन, ना चाँदी भई सबसे बढ़िया चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि शुष्क सेल में रिन इलेक्ट्रोड होता है। भाई शुष्क सेल मतलब ड्राई सेल जो हम लोग घर में बैटरी इस्तेमाल करते हैं, घड़ी में वो वाला, ठीक है? ड्राई सेल में नेगेटिव रॉड जो होता है सर वो आपको जस्ता का होता है और पॉजिटिव रॉड जो होता है वो आपको ग्राफाइट का यानी कार्बन का होता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है कि 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? तो देखो वैसे 1 जूल बराबर होता है 0.23 कैलोरी, ठीक है? यहाँ पर 24 दिया 238 होता है तो चलो मान लेते हैं उसको हम। और अगर आपसे पूछेगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल तो 0.42 नहीं 4.2 जूल हो जाएगा, ठीक है? जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया या ये वाला हो सकता है तब 4.2 मतलब 4.182 से करीब है ना? तो अगर आपसे जूल से कैलोरी पूछेगा तो वैसे ये भी नहीं होगा यार, ये होगा 0.23 रुको, मैं मिस्टेक कर दिया, फिर बता देता हूँ। 1 जूल बराबर 0.238 कैलोरी होता है, यानी 238 को हम 2324 बोल सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, जो कि ये वाला लगभग बराबर है, ठीक? तो दोनों बात याद रखिएगा। अभी फिलहाल वो ए ऑप्शन होगा। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो भाई एथिलीन है पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन यस, ऑक्सिन यस, ऑक्सीटो भाई ऐसा कुछ नहीं है पढ़ा ना हम लोगों ने, वो है ही नहीं। फूल में नर प्रजनन अंग, नर बोले तो लड़का वाला ना? हाँ, ठीक है, मेल वाला तो पुंकेसर होगा। बाकी अंडाशय, वर्तिका, अग्र और वर्तिका तो फीमेल वाला पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अभी लिखा हुआ यहाँ पे। अरे बाबा क्या हो रहा है ये? हुँ, नखरा ही बहुत है यार। हाँ, ये ठीक है। निम्न में किसका द्विखंडन नहीं होता है? भाई द्विखंडन किसमें नहीं होता है? अहीबा में तो होता है। इसमें मुकुलन होता है रे, इसमें नहीं होता द्विखंडन। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वायु ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सूर्य प्रकाश यस, ये ऊर्जा का स्रोत है, वर्षा जल नहीं है, मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या निम्न में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? हे फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले तो ठीक है, ओके। डार्विन साहब नहीं है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, ठीक है? चलिए, आनुवंशिकी के पिता। हरे पौधे क्या कहलाते हैं भाई? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, उपभोक्ता हम जो खाते हैं वो लोग हो गए। अपघटक जो लोग हजम करते हैं बोले तो बैक्टीरिया वगैरह हो गए, है ना? जो पचा देते हैं चीज़ों को, सड़ा गला देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि नर युग्मक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? देखो सिर्फ नर युग्मक की बात करें या सिर्फ मादा युग्मक की बात करें तो 23 होगा और अगर ऐसे ही नॉर्मल सेल की बात करें तो 23 जोड़ा होगा, ठीक है? तो याद रखिएगा कि सिर्फ नर युग्मक में यानी सिर्फ स्पर्म में 23 गुणसूत्र, सिर्फ जो अंडाणु होता है उसमें 23 गुणसूत्र। आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या कि ओजोन परत पाए जाती है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा अर्थ है उसका जो पहला वाला लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, दूसरा वाला का नाम है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरे वाले का नाम है मेसोस्फियर, इस तरीके से चलता है एक्सोस्फियर, है ना? तो यहाँ पर जो है दूसरा लेयर में आपको ओज़ोन लेयर पाया जाता है पहले लेयर के बाद, तो वो है स्ट्रेटोस्फियर, दूसरा लेयर जो है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर। चलिए, ये इस तरीके से हमारा 41 क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है और आप होप कि आपको ये जो है सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।